गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में स्वागत है। हम आप लोगों को गृह विज्ञान क्लास 9th की उसे बता रहे थे। उसका जो लास्ट चैप्टर कह सकते हैं, लास्ट यूनिट कह सकते हैं, सॉरी, जो ये है प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, उसमें से हमने तिकोनियम लंबी पट्टियों में उनका प्रयोग, गृह परिचर्या की परिभाषा और परिचारिका के गुण, यहाँ तक मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। आज मैं स्टार्ट करूँगी 6वां चैप्टर, जिसका नाम है रोगी का कमरा, चुनाव, तैयारी, सफाई और प्रकाश का प्रबंध। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर एक चैप्टर बचेगा मतलब बिस्तर लगाना, चादर बदलना। ये कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, आपको स्टार्टिंग शुरू से गृह प्रबंध वाले चैप्टर से स्टार्ट करूँगी। फिर एक एक करके, नहीं, मैं स्वास्थ्य रक्षा स्टार्ट करूँगी। गृह प्रबंध में मैनेजमेंट पढ़ा रही, उसमें चलेगा। उसके बाद जब इसका नंबर आएगा वही साथ में ये भी चलेगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्वास्थ्य रक्षा स्टार्ट करूँगी। स्वास्थ्य की परिभाषा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्थानीय स्वास्थ्य, वायु, शुद्ध वायु, महत्व, संचालन, अशुद्ध वायु से होने रोग, ये सब चीज़ें मैं क्या करूँगी, आपको ये चारों पॉइंट पकड़ूंगी और इसको समझाऊंगी। ठीक है, कपड़ों के तंतु, कपड़ों के प्रकार, जीवन में उसका महत्व। आप जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तो आपको, अगर जो मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे टेक्सटाइल में, मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, समझ में आ रहा होगा। व्यक्तिगत सज्जा, ये पॉइंट पढ़ाना होगा। वैसे मैं दोनों पढ़ाऊंगी, छोड़ूंगी कुछ भी नहीं। फिर आपको भोजन तथा पोषण विज्ञान भी बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। रोगी का चुनाव, तैयारी, सफाई तथा प्रकाश का प्रबंध। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, रोगी का कमरा, चुनाव, तैयारी, सफाई और प्रकाश का प्रबंध। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि प्रस्तावना, रोगी के कमरे का चुनाव, रोगी के कमरे की व्यवस्था, सफाई, प्रकाश का प्रबंध, वायु का आवागमन, कमरे का ताप और क्या अभ्यास प्रश्न जो है वो है। प्रस्तावना देख लीजिए। रोग की अवस्था में रोगी का सारा समय बिस्तर पर ही व्यतीत होता है, ये सबको ही पता है। अतः उसके लिए कमरे में ही स्वच्छ और सुखद वातावरण बना देना चाहिए, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। कमरा खुला, हवादार, स्वच्छ होना चाहिए। उसकी खिड़कियां इस तरह की होनी चाहिए कि वह एक ओर को खुल सके, जिससे रोगी को सीधी हवा न लगे। वातावरण शांत होना चाहिए। जिस प्रकार अच्छे वृक्षों के विकास के लिए अच्छी भूमि, बीज, वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रोगी के कमरे का वातावरण रोग को ठीक करने में सहायक होता है। कमरे के वातावरण का प्रभाव रोगी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता रहता है, जो उसके मन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं तथा स्वास्थ्य लाभ का एक अंग बन जाते हैं। रोगी के कमरे की दीवारें तथा फर्श साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे वहाँ सफाई सुगमता पूर्वक की जा सके। सफाई करते रहने से स्थान स्वच्छ रहता है, मक्खियाँ कम रहती है, वातावरण देखने में अच्छा लगता है। ये क्या है, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि उसके जो परिवेश है, जहाँ वो रह रहा है, उसके आसपास सफाई को ध्यान देना चाहिए, उसके बिस्तर को ध्यान देना चाहिए। उसके रूम में एक जो अच्छी मतलब प्रकाश होती है, धूप, ये सब चीज़ें वहाँ तक उसको पहुँचनी चाहिए। वैसे नहीं कि आंधी का झोंका आ रहा है तो उसको मिले, नहीं। खिड़की एक साइड को खोलो, जितनी उसको ज़रूरत है उतनी उसको, जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत है वो चीज़ें उसे पर्याप्त रूप में मिले। उसका मतलब उसका परिवेश अच्छा रहे, रूम साफ़ सुथरा साफ रहे, वो जिससे रोगी को क्या हो, जल्दी ठीक होने में सहायता मिले। यही क्या है इस चीज़ का मतलब, एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है रोगी के कमरे का चुनाव। तो नंबर 1 है, रोगी का कमरा अलग होना चाहिए। इसके 2 लाभ हैं। रोगी का कमरा क्या होना चाहिए, प्रत्येक कमरे से थोड़ा हट के अलग होना चाहिए। इसका अलग होने के 2 लाभ हैं, वो देख लीजिए। क्या, रोगी व्यक्ति को विश्राम अच्छी तरह से मिल जाएगा, अन्य व्यक्तियों को रोग होने की आशंका नहीं रहेगी। एक तो वो उसका जो डिस्टर्बेंस होगा लोगों के द्वारा, जैसे फैमिली है तो कोई चिल्लपो मचा हुआ है, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं कुछ, कहीं बर्तन के खटकने के बाद उससे क्या होगा, उसको नींद अच्छी नहीं मिलेगी। अगर कमरा दूर रहेगा तो उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। प्लस अगर वो संक्रमित है किसी बीमारी से तो उसका इन्फेक्शन किसी और पर्सन को नहीं लगेगा। ये 2 इसके फ़ायदे हैं रूम अलग करने के। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी के नंबर 2 है, रोगी के कमरे के निकट ही शौच गृह तथा स्नान गृह होना चाहिए। मतलब अटैच होना चाहिए रूम से, या पास में हो तो भी अच्छा है। शौचालय मतलब टॉयलेट एंड वॉशरूम, जो नहाने का स्थान है, वो क्या हो, उनके पास ही में हो, जिससे उनको ज़्यादा दिक्कत ना महसूस हो आने जाने में। ठीक है, नेक्स्ट है, कमरे के आगे बरामदा होना चाहिए, जिससे कुछ ठीक हो जाने पर वह आराम से बरामदे में टहल व बैठ सकता है तथा कमरा भी ठंडा रहता है। बाहर का ताप सीधे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता और जाड़ों में ठंडी हवा भी झोंके के साथ कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती। नंबर 4 दिया है, रोगी का कमरा ऊपर की मंजिल पर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रोगी का कमरा ऊपर की मंजिल पर होना चाहिए।
इससे सड़क की धूल एवं गंदगी कमरे तक उड़कर नहीं जा सकती है तथा गड़गड़ाहट से भी दूर रहता है और मक्खी मच्छर आदि कम संख्या में पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से रोगी के कमरे, अगर आपके पास ऊपर मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, तो उसको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, किसको, पेशेंट को। ठीक है, 5वां नंबर है प्रकाश के साथ साथ स्वच्छ वायु का प्रवेश भी आवश्यक है। 6 नंबर कमरा रसोई गृह से दूर होना चाहिए जिससे धुआं व बनी हुई वस्तुओं की सुगंध उसके पास तक नहीं पहुंच पाए। नंबर 7 रोगी के कमरे में केवल आवश्यक वस्तु ही होनी चाहिए। कमरा शीघ्रता से साफ किया जा सके व गंदगी का साम्राज्य कम हो, इसके लिए कमरे में आवश्यक वस्तुएं रखनी चाहिए। नंबर 8 है कमरे की सजावट व कमरे की दीवारों का रंग रोगी के मन व मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। कमरे में मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न रंग के पर्दे लगाने चाहिए, जिससे, ऐसे कहने का मतलब है कि वहाँ का परिवेश उस रोगी के अकॉर्डिंग, उसके मतलब उसको कुछ दिन उसमें रहना है, शिफ्ट रहना उस रूम में, तो पर्दे बदलते रहिए, रूम को थोड़ा अच्छा रखिए, रूम के आगे बरामदा रहे जिसमें थोड़ा टहल सकें, उससे शिफ्ट मतलब अटैच्ड रूम से क्या हो, वॉशरूम हो, तो उसमें मतलब उसको ज़्यादा दिक्कत ना महसूस हो, जैसे उसको आराम हो, आने जाने में सरलता रहे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए रोगी कमरे का चुनाव तो सबसे बड़ी बात इसमें एक ही वो क्या हो, अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, तो उसे वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे देखा मतलब बुक में देखिए, आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास एक ग्राउंड फ्लोर ही है तो उसका कमरा थोड़ा हट के बनाए। ठीक है, कि उससे 2 फ़ायदे, एक तो उसका इन्फेक्शन किसी और को नहीं लगेगा और सेकेंड ये होगा कि वो अच्छी तरह से उसको आराम करने में लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला है रोगी के कमरे का महत्व। रोगी को अलग करने में रोगी को अलग कमरे में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे संक्रामक रोग दूसरे व्यक्ति को लग सकता है। अगर संक्रामक रोग है तो अलग कमरे की व्यवस्था करने के निम्न कारण है। रोगी को शांत वातावरण की आवश्यकता है। रोगी को कई प्रकार का कष्ट होता है, अतः उसे आराम की आवश्यकता होती है। रोगी का अधिकांश समय बिस्तर पर लेटे हुए व्यतीत होता है, अतः उसके लिए अलग बिस्तर व कमरे की आवश्यकता होती है। रोगी की अभिलाषा, संवेदना व आवश्यकता अनुसार कमरे को बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका कमरा है, जैसा वो चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे कमरे में या एक कमरे में 2 लोगों को एडजस्ट किए, पर उस पेशेंट को भी साथ में किसी और को भी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कमरे को नहीं चेंज कर सकते ना, उसका वातावरण नहीं बना सकते। रोगी के कमरे की व्यवस्था। नंबर 1 रोगी के कमरे में केवल आवश्यक फर्नीचर होना चाहिए, जैसे चारपाई या पलंग, मेज, कुर्सी आदि। ठीक है, नंबर 2 प्रकाश व वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3 सभी खिड़की व दरवाजे खुले हुए रहने चाहिए। नंबर 4 प्रकाश व वायु तीव्र रूप से कमरे में प्रवेश न कर सके, इसके लिए दरवाजों और पर्दे लगे होने चाहिए, इससे हवा का तीव्र झोंका कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। नंबर 5 रात्रि में प्रकाश के लिए बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। बल्ब पर एक शेड लगा देना चाहिए, जिससे क्या हो, मतलब कहने का मतलब जो एक कोडिंग टाइप का होता है बल्ब पे, वो होना चाहिए, जिससे क्या होगा, बल्ब की जो तीव्र वाली जो होती है ना, वो जो प्रकाश आता है वो चीज़ नहीं, अगर उस पर शेड लगा होगा, मतलब पेंट टाइप का या कोई ऊपर से कोई कवर लाइट करने के लिए कोई पॉलीथीन, जो भी शेड लगा देना चाहिए, जिससे मंद प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। बिजली के अभाव में लालटेन का प्रयोग करना चाहिए। लालटेन एक और मंद करके रख देना चाहिए। रोगी कमरे में कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो धुआं निकलती हो। डिबिया या दिया आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धुआं निकलकर सारे कमरे में फैल जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि देखिए, डिबिया या दिया जो जलता है या जो लालटेन जलती है, उससे कौन सा धुआं निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, उससे कौन सा धुआं निकला, कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कमरे के वातावरण को दूषित करता है। कमरे में सुंदर तस्वीरें लगानी चाहिए तथा मेज पर फूलदान रखा होना चाहिए, इससे रोगी का दिल बहलता रहता है। आवश्यकता से अधिक भीड़ कमरे में नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर रोगी के कमरे में एक मेज, एक कुर्सी सादा तथा एक आराम कुर्सी होनी चाहिए। मेज पर थोड़ी सी वस्तुएं होनी चाहिए। भोजन देते समय उस मेज का प्रयोग होना चाहिए। 9 नंबर एक और चार्ट टंगा होना चाहिए, जिस पर रोगी की प्रत्येक दशा को अंकित करते रहना चाहिए। 10 नंबर एक और जालीदार अलमारी होनी चाहिए, जिसमें फल, दूध एवं दवाएं आदि रखी होनी चाहिए। 11 नंबर थर्मस होना चाहिए, जिसमें रोगी की आवश्यकता के अनुसार गर्म पानी व दूध होना चाहिए। 12 नंबर थर्मामीटर, आपको आज मैं थर्मामीटर दिखाई थी ना, थर्मामीटर व गर्म पानी की बोतल व
ठंडे पानी की बोतल होनी चाहिए। एक बार हम आपको और थर्मामीटर दिखा देते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ होता है तो आपको पता होना चाहिए। थर्मामीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर का तापमान चेक करते हैं। देखिए यही क्या होता है, थर्मामीटर होता है। इसका जो आगे वाला पॉइंट होता है, इसको रोगी के या तो मुंह में जबान के नीचे दबाते हैं या फिर क्या करते हैं, आप अंडर आर्म्स के अंदर दबा सकते हैं या गले में रख के दबा सकते हैं। तो यही होता है थर्मामीटर। ये लो हो गया है क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ था। अब इस पर ध्यान दीजिए, देखिए 98.6 अभी आया था, अब लो दिखा रहा। तो यही थर्मामीटर होता है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, तो बुखार के टाइम मतलब बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए इसका उपयोग किया था। इसी को यही थर्मामीटर होता है। तो वही कह रहे हैं कि क्या होना, थर्मामीटर व गर्म पानी की बोतल, जो रबड़ की बोतल आती है, गर्म पानी की बोतल और ठंडे पानी की बोतल होनी चाहिए। स्वच्छ नंबर 13 पे क्या है, स्वच्छ 2 बड़े बड़े तौलिए होने चाहिए। 2 बड़े बड़े तौलिए होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, एक तौलिए का प्रयोग रोगी को हाथ मुंह पोंछने के लिए होना चाहिए तथा दूसरे का प्रयोग स्पंज करने के पश्चात शरीर को पोंछने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट चौथा नंबर है, स्नान करने वाला साबुन तथा वस्त्रों को धोने वाला साबुन होना चाहिए। रोगी के मनोरंजन हेतु कुछ चित्रों से सुसज्जित पत्रिकाएं होनी चाहिए जिससे रोगी व्यक्ति कुछ आराम होने पर उन्हें पढ़े या देख सके, जिससे उसके माइंड डाइवर्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि संभव हो सके तो हल्की आवाज़ में कभी रेडियो या ट्रांजिस्टर आदि चला देना चाहिए। इससे रोगी का मन बहलता रहता है। नंबर 17, रोगी के पलंग पर सफ़ेद व साफ चादरें बिछी होनी चाहिए। तकिया का गिलाफ तथा ओढ़ने के वस्त्र साफ तथा स्वच्छ होने चाहिए। नंबर 18, एक कंबल होना चाहिए। और 19 नंबर, बेड पैन, तसला, तामचीनी, यूरिनल पॉट होना चाहिए। बेड पैन मतलब जो बेड में पैन लगा, जैसे अगर वो उठने लायक ना हो तो उसमें क्या करे, वो अपना यूरिन या स्टूल पास कर सके। ठीक है। यूरिनल पॉट होना चाहिए जिसमें क्या होता है, मतलब उसको यूरिन मतलब उस मूत्र त्याग करने के बाद उसको क्या करे, फेंका जाने वाला एक पॉट होता है। फिर नेक्स्ट है, रोगी के कमरे की सफाई। रोगी का कमरा जितना स्वच्छ रखा जाएगा रोगी को उतना ही आराम पहुंचेगा। यदि रोगी किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो परिवार तथा समाज के अन्य व्यक्ति इस रोग के संक्रमण से बचे रहें। इसके लिए रोगी के फर्श पर दरी या गलीचा नहीं बिछाना चाहिए। यदि बिछा हो तो हटा देना चाहिए। पर्दे भी सूती हो जिनको की सुविधानुसार धोया जा सके। स्टरलाइज करने की बात कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें उनकी स्टरलाइज की जाए, जो चीज़ें उसे आसानी से धोई और सुखाई जाए। गलीचा वगैरह अगर प्रयोग किया जाएगा, अगर वो संक्रमित है किसी बीमारी से, थूक दिया, कफ गया है, कुछ कुछ ड्रॉप गई थूक की, ऐसे तो क्या हुआ, अगर कोई नेक्स्ट कोई वहाँ पे और आएगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा उन चीज़ों से। इसलिए इसको हटाने की बात कही जाए क्योंकि इसको रोज़ रोज़ धोया नहीं जा सकता है। ठीक है। रोगी के कमरे में अनावश्यक सामान हटा देना चाहिए। जूठे बर्तन या अन्य गंदगी को तुरंत हटा देना चाहिए। सफाई, एक मिनट रुकिए, सफाई करते समय रोगी कमरे में धूल न उड़े अतः गीले झाड़न से सब वस्तुएं पोंछ लेनी चाहिए। पहले ना एक हल्का सा कपड़ा एक गीला करके हर चीज़ों को पहले पोंछ के उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए। नहीं कि झाड़ू से पूरा धूल धूल कर दे। गीले कपड़े की ज़रूरत इसलिए इसमें दिया है क्योंकि उसमें क्या होगी, धूल चिपक जाएगी। इसके बाद फर्श को गीले कपड़े से ही पोंछना चाहिए, इससे सभी धूल कपड़ों में लग जाएगी। कपड़ों में जाले न लग रह जाएं अतः सफाई का विशेष प्रबंध रोगी कमरे में होना चाहिए। गंदगी सदैव रोग को बढ़ाती है। अस्वच्छता रोग की रीढ़ की हड्डी है, मतलब बैकबोन होती है। क्या, तो गंदगी जहाँ अस्वच्छता होती है। ठीक है। रोगी के तौलिए, झाड़न, चादर, तकिए का गिलाफ, पर्दे, साबुनदानी, दवा की शीशी, सभी सामान की भली भांति सफाई करनी चाहिए। रोगी के बिस्तर को साफ करके पुनः कमरे को फिनाइल मिले पानी से साफ कर देना चाहिए। रोगी के कमरे में गुलदस्ते रात को नहीं रखे होने चाहिए। इनको नित्य प्राय ताज़े फूल लगाकर ही कमरे में रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोगी के कमरे में प्रकाश का प्रबंध। रोगी के कमरे में प्रकाश तथा धूप का आना आवश्यक है क्योंकि धूप तथा प्रकाश से रोग के अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं। इसको प्राकृतिक स्टेलाइज माना जाता है। प्राकृतिक रूप से किसी चीज़ को निसंक्रमित करने का तरीका क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है।
रोगी की चारपाई तथा रोगी के शरीर पर यदि सूर्य की प्रातःकालीन कीड़े पड़े तो रोगी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, परंतु दोपहर की तेज धूप आदि सर्दियों में भी पड़े तो रोगी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी चमक तेज होती है। तथा दोपहर को रंगीन पर्दों से छनकर धूप कमरे में प्रवेश करनी चाहिए। इससे रोगी की आंखें नहीं चौंधियाएंगी तथा कमरे में सूर्य का प्रकाश भी रहता है। रोगी के कमरे में रात्रि के लिए हल्के प्रकाश का प्रबंध करना चाहिए। अगर हल्का प्रकाश नहीं है आपके पास, वही मतलब तेज प्रकाश है, तो उसको एक शेड लगा देना चाहिए, जिससे क्या हो, प्रकाश हल्का हो उसके पास, रोगी के पास जाए। ठीक है। यदि घर में बिजली न हो तो मिट्टी के तेल का लैंप तथा लालटेन का प्रयोग करना चाहिए। अरंडी के तेल का दीपक रोगी के सिरहाने जला देने से रोगी को चौंध नहीं लगती। कहने का मतलब आंखों पे मतलब एक चमक सी नहीं आएगी। किस तेल को? तो अरंडी का तेल का प्रयोग करने की बात कही जा रही है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बिजली होने पर कमरे में हल्के रंगीन बल्ब, जैसे 0 वाट का बल्ब कहते हैं ना, हरे रंग या दुधिया हल्के नीले रंग प्रकाश की अच्छा लगता है। जब मैं प्रकाश वाला चैप्टर मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगी ना, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। दुधिया बल्ब का क्या उपयोग है, हल्के बल्ब का 100 वाट, और मतलब जिसमें गैस वाला बल्ब होता है, ऐसे करके मैं सारी चीज़ें प्रकाश वाला बताऊंगी, तो आप लोग को समझ में आएगा वो चैप्टर जो कि आंतरिक सज्जा में बता रही हूँ, उसमें नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट वही नंबर है। यदि ऐसे बल्ब न मिले तो कोई भी बल्ब लगाकर उस पर हरे रंग का कागज लपेट देना चाहिए। कह रहे थे एक शेड दे देना चाहिए, तो वही कह रहे हैं। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि बिजली की रोशनी आंख के ठीक सामने न पड़े। रात्रि में धीमे प्रकाश की आवश्यकता के समय मोमबत्ती का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु बहुत बहुत से रोगी सरसों के तेल का दीपक पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें न तो दुर्गंध होती है और न ही धुआं, साथ ही उसमें प्रकाश के आंखें भी नहीं चौंधी आती। अगला है कमरे में वायु का आवागमन। रोगी का कमरा हवादार होना चाहिए। उसकी खिड़कियां, दरवाजे या संवातक, रोशनदान सब खुले होने चाहिए, जिससे वायु के आवागमन में कोई विघ्न न पड़े। यूँ तो सभी को शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि हवा कमरे में झोंके के साथ प्रवेश करते ही सीधे रोगी को न लगे। तेज वायु के झोंके रोगी के निर्बल शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उससे शरीर में दर्द अथवा अन्य कष्ट हो जाते हैं। अतः कमरे की खिड़कियां इस प्रकार तिरछी करके खोलनी चाहिए कि वायु सीधे रोगी की ओर न जाकर दूसरी ओर जाए। रात दिन बराबर इस प्रकार वायु के आने के लिए प्रबंध होना चाहिए। मतलब प्रकाश ऐसा हो या वायु ऐसी हो कि रात दिन बराबर प्रकार मतलब इस प्रकार वायु आने का प्रबंध होना चाहिए कि बराबर हवादार कमरा रहे। ये नहीं कि दिन में आए तो रात में नहीं, या रात में उबन होने लगे, ऐसा नहीं। मतलब कमरा अच्छा ठंडक होना चाहिए। और एक बात मैं और समय के अनुसार, जलवायु के अनुसार, मतलब ठंडी है तो ये नहीं रूम ठंडक रहे, गर्मी, मतलब जिस प्रकार का मौसम चल रहा उसको ध्यान में रखते हुए रोगी का कमरा होना चाहिए। ठीक है। यदि ठंडक अधिक हो तो रोगी को वस्त्र ओढ़ाकर गर्म रखना चाहिए। हवा आने का मार्ग बंद करना उचित नहीं है। शुद्ध वायु रोगी को हानि नहीं पहुंचाती। नेक्स्ट है कमरे का ताप। रोगी का कमरा अत्यधिक गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। कमरे का ताप साधारणतः लगभग 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कहने का मतलब आपके बॉडी के टेम्परेचर के समान का टेम्परेचर होना चाहिए। कहने का बस इतना सा मतलब है। 98.4 या 98.6 हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, तो वो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि कमरे का तापमान भी कितना होना चाहिए, तो 98 फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के समान अगर रहेगा टेम्परेचर, तो हमें उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो हमारे अनुकूल है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर यही रखना चाहिए जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो। गर्मी की ऋतु में बस खस की टट्टियाँ और पर्दे लगाकर रोगी के कमरे को ठंडा रखना चाहिए। यदि ध्यान रखना चाहिए कि रोगी की चारपाई खस की टट्टी के समीप, या जो टाटी नहीं बांधते गाँव में, उसी को कह रहे, ठीक उसके सामने न हो। शीत ऋतु में कमरे को गर्म रखते हुए कमरे में आग जलाना उचित नहीं है, क्योंकि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, मोनो निकलेगी, वही चीज़ कह रहे हैं। मतलब विषैली गैसें निकलेंगी, तो उससे क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो क्या उसके सांस लेने में दिक्कत होगी। यदि अत्यधिक ठंड हो तो कमरे में आग का धुआं या गैस निकलने के लिए चिमनी बनी हो, तब लकड़ी का कोयला जलाया जा सकता है। चारकोल देखिए कहते हैं। यदि बिजली द्वारा कमरा गर्म करने की अंगीठियाँ इलेक्ट्रिक हीटर्स हो तो वे सबसे अच्छी होती है, किंतु निर्धन जनता के पास ये सब साधन मिलना ठीक नहीं। मैं कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसके बारे में भी बात बता रही हूँ आपसे
कभी भी जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना उसको बंद लगा के और अपने रूम को कभी बंद नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो उस रूम में ऑक्सीजन है ना वो क्या होता है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उस हीटर का प्रयोग करें, मतलब करें आप बेसिकली करें, लेकिन क्या रूम को हल्का सा खुला रहने दें, या तो खिड़की खोल दें या तो हल्का सा दरवाज़ा खुला रहने दें, क्योंकि ये क्या होता है ये रूम को इतना गर्म कर देता है, वहाँ से ऑक्सीजन की लेवल जो है घटने लगता है। निधन के पास नहीं, यदि परिचारिका रोगी के कमरे में कोयले की अंगीठी रखना चाहे तो यह ध्यान रहे कोयला लकड़ी का जलाया जाए, पत्थर का कोयला जो सॉफ्ट कोक नहीं। देखिए, लकड़ी का कोयला, चारकोल का उपयोग कर सकते हैं, सॉफ्ट कोक पत्थर का कोयला नहीं जलाना चाहिए। इसके साथ ही जब कोयले की सब गैस और धुआं निकल जाए, मतलब बस आग रह जाए, जैसे अंगार कहते हैं ना, बस वो अंगारा वाला आग रह जाए तो उसको अंदर ले गया, जिसमें से न धुआं निकल रही हो, नहीं राख, नहीं किसी प्रकार का कोई भी विषैला तत्व निकल जाए। जब कोयले भली प्रकार जलकर लाल हो जाए तब अंगीठी अंदर रखी जाए। अंगीठी अंदर रखते समय कमरे की खिड़कियां और रोशनदान खुले होनी चाहिए। देखिए, यही काम आपको इलेक्ट्रिक हीटर के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग ये यूज टू हो गया इलेक्ट्रिक हीटर, तो लोग यूज़ करते हैं और सोचते हैं रूम गर्म रहे, उसके लिए क्या करते हैं दरवाज़ा लॉक रूम बंद कर देते। तो ऐसा कभी मत करिए, घुटन हो जाएगी रूम के अंदर नहीं तो। धुआं निकल जाए और जब कोयले भली प्रकार जलकर लाल हो जाए तब अंगीठी अंदर रखी जाए। अंगीठी अंदर रखते समय कमरे की खिड़कियां और रोशनदान खुले होने चाहिए। यदि कमरे को बंद रखा जाएगा तो कमरे में कोयले की गैस एकत्र होकर रोगी को हानि पहुंचाएगी। अधिक मात्रा में एकत्र होने पर यह गैस जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। प्राय बंद कमरे में कोयला जलाने की भूल के कारण लोग अपना जीवन गंवाते हैं, किंतु इन सबसे अच्छा है कि गर्म पानी के थैले, जो वाटर बॉटल आते हैं ना, उनका प्रयोग करने की बात कह रहे हैं। बोतलों द्वारा रोगी को गर्मी पहुंचाई जाए। गर्म पानी की बोतलें रोगी के बिछौनों में रखने से उसे काफ़ी गर्मी पहुंचती है। 1 मिनट आप बस जस्ट होल्ड करिए, मैं भी तुरंत आती हूँ। आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो लोग नहीं जानते हो वाटर बॉटल क्या होता है। तो देखिए, यही होता है वाटर बॉटल, देख लीजिए, इसको ही वाटर बॉटल कहते हैं। इसका ही उपयोग करने बोलते हैं। इसमें गर्म पानी भर कर रोगी के बिस्तर में रख देंगे तो उसे क्या होगा, इससे ज़्यादा आराम मिलेगा। उसका बिस्तर भी गर्म रहेगा। अगर उसके किसी अंग में दर्द हो रही है, कहीं सूजन है, तो इसका प्रयोग करने से उसको आराम मिलेगा। देखिए, इस पर ऐसे लगा होता है, इसको खोल के गर्म पानी करके, हाँ एकदम 100 डिग्री पे पानी बॉयल्ड नहीं होना चाहिए, उससे थोड़े कम टेम्परेचर पर है। इसको खोलते हैं, पानी अंदर डालते हैं, देखिए इसके अंदर अभी भी क्या है, पानी है। तो यही होता है वाटर बॉटल। मैं आपको बस आपकी जानकारी के लिए मैं आप दिखा दी, बहुत बहनों को नहीं पता होगा, इसके लिए मैं उनको दिखा दी। तो देखो, गर्म पानी की बोतलें रोगी के बिछौनों में रखने से काफ़ी गर्मी पहुंचती है। तो यही होता है वो वाटर बॉटल। इसके भी अच्छी क्वालिटी, इससे बहुत अच्छी क्वालिटियाँ आती हैं, जिसके हिसाब से आप उसको रख सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड है। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु, तो नंबर 1 है रोगी का कमरा खुला, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा स्वच्छ होना चाहिए। नंबर 2, रोगी के कमरे का चुनाव अलग कमरा, रोगी कमरे के निकट ही शौचालय तथा स्नान गृह, प्रकाश और स्वच्छ वायु का आवागमन। ये सब इंपॉर्टेंट बिंदु, यही इसका क्या कह सकते हैं, निचोड़ है। रोगी कमरे को स्वच्छ तथा साफ रखना चाहिए। रोगी के कमरे से अनावश्यक सामान हटा देना चाहिए। रोगी का कमरा खूब हवादार होना चाहिए। उसकी खिड़कियां, दरवाजे या संवातक सब खुले होने चाहिए, जिससे वायु के आवागमन में कोई विघ्न न पड़े। रोगी का कमरा अत्यधिक गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। कमरे का तापमान साधारण लगभग 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसकी वजह यही है कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग इसके रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, जिसमें क्या करे, बॉडी सर्वाइव कर सके, उसको ये लगे कि मतलब उसकी बॉडी के अनुकूल है वो कमरा, क्या है उसके जो जो मानव ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है उसके अनुकूल है। ठीक है, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, या तो बहुत ठंडा नहीं या तो बहुत गर्म नहीं। रोगी के कमरे में प्रकाश तथा धूप का आना आवश्यक है, क्योंकि धूप तथा प्रकाश से रोग के अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं अभ्यास दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। नई वीडियो जाएगी तो आपको मालूम पड़ेगा, इन्फॉर्म हो जाएगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग देखने के लिए आप लोग को ढेर सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।